ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। तो हम लोगों ने प्राचीनों का जो मत है उसको जान लिया, नवीनों का जो मत है उसको भी जान लिया, और कुछ अन्य लोगों का जो मत है उसको भी हमने जान लिया। तो यथाभास का जो सामान्य लक्षण है उसके निरूपण करने के बाद अब प्रत्येक यथाभास का निरूपण करने जा रहे हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं एवं च साधारणादि अन्यतमत्वम अनेकांतिकत्वम। तो पांच प्रकार के यथाभासों का प्रतिपादन ग्रंथकार करने वाले हैं। तो प्रथम यथाभास है अनेकांतिक, जिसको सभ्य विचार भी हम लोग कहते हैं। तो उसका लक्षण क्या है? तो लक्षण बनाते हैं साधारणादि अन्यतमत्वम। अन्यतमत्वम शब्द का अर्थ होता है तद भिन्न भिन्नत्वम, साधारणादि भिन्न भिन्नत्वम। तो जो सभ्य विचार नाम का दोष है, अनेकांतिक नाम का जो हेत्वाभास है, वो तीन प्रकार का है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ठीक है, आप लोग जानते हैं तर्क संग्रहकार ने भी इसको लिखा है। तो ये तीन का लक्षण मिलाकर के बनाना है, तीनों का नाम है सभ्य विचार अनेकांतिक। ठीक, तो इन तीनों का एक लक्षण बनाना है, तो ग्रंथकार ने बनाया साधारणादि अन्यतमत्वम, अर्थात साधारणादि भिन्न भिन्नत्वम, अन्यतमत्वम नाम तद भिन्न भिन्नत्वम। ठीक है, ये शैली है, मैंने कल भी चर्चा की थी। जब जहां पर गणना के आधार पर जब लक्षण बनाना होता है तो ग्रंथकार अन्यतमत्वम का प्रयोग करते हैं। तो इनको इतना ही बताना है कि साधारण साधारण का अलग लक्षण बनाएंगे, असाधारण का अलग लक्षण बनाएंगे, अनुपसंहारी का अलग लक्षण बनाएंगे। अर्थात प्रत्येक यथाभास का भिन्न भिन्न लक्षण बनाएंगे, किंतु तीनों का एक नाम है अनेकांतिक। तो तीनों का अनेकांतिक का जब लक्षण बनाना होगा तो हम कहेंगे साधारण आदि भिन्न भिन्नत्वम। साधारण आदि से जो भिन्न होगा, तो साधारण आदि से तीन लेंगे, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। इनसे भिन्न कौन होंगे? इन तीन को छोड़ करके सारा जगत इनसे भिन्न हो जाएगा। तद भिन्न, उन सारे जगत से भिन्न कौन होंगे? फिर ये तीन होंगे। इस प्रकार से साधारणादि भिन्न भिन्नत्व ये तीन में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, अब हमको प्रत्यय को जानना है, तो प्रत्यय की बात करते हैं। साधारण साध्य बदन्य वृत्ति ही तेन च व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध क्रियते। अब साधारण जो हेत्वाभास है उसका स्वरूप है साध्य बदन्य वृत्ति। वास्तव में इसमें हेतु को जोड़ना चाहिए, हमने प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव की चर्चा की है। तो साध्य बदन्य वृत्ति हेतु ये साधारण है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लक्षण घटाया पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, यह साधारण का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर साधारण नाम का व्यभिचार दोष है। तो साध्य बदन्या वृत्ति प्रमेयत्वम, इस प्रकार की व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा है। यदि हम पर्वतो वन्यमान इस प्रकार की अनुमिति को उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमको व्याप्ति ज्ञान चाहिए, साध्यावद अवर्तित्वम अथवा साध्य बदन्या वर्तित्वम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात् कह रहे हैं, प्रमेय तो हेतु के द्वारा पर्वत में कोई वन्य को सिद्ध करना चाहता है, तो उसके प्रति कारणीभूत जो व्याप्ति ज्ञान होगा उसका आकार होगा वन्य मदन्यावर्ती प्रमेयत्वम। ठीक है, इसको आप जानते हैं। अब हमको साधारण ज्ञान पहले ही हो गया है। हमको क्या ज्ञान हो गया पहले ही? वन्य मदन्यवर्ती प्रमेयत्वम। प्रमेय तो जो है वो वन्यमत अन्य में वृत्ति है। वन्यमत महानसादि होंगे, तद अन्य तद भिन्न जो भी होगा जल रद आदि उनमें प्रमेय तो रहता है, प्रमेय तो सर्वत्र रहता है, प्रमेय तो केवल अन्वय है। ठीक है, तो बंदी मदन निवृत्ति प्रमेयत्वम, इस प्रकार का जो व्यभिचार ज्ञान है, साधारण व्यभिचार ज्ञान जब आपको हो जाएगा तब उस समय में बंदी मदन न्यायवृत्ति प्रमेयत्वम, इस प्रकार की व्याप्ति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको जानना क्या है, जो दोष ज्ञान होता है वो किसका प्रतिबंधक होता है? तो जो साधारण नाम का जो दोष ज्ञान है वह पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। ठीक, तो हम जब लक्षण बनाएंगे, लक्षण घटाएंगे, यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम तत्वम, तो यद से हम लेंगे बंदी मदन निवृत्ति प्रमेयत्व को, यद विषयक जो ज्ञान है व्यभिचार ज्ञान, वो अनुमिति तत्करण अन्यतर, अन्यतर से हमने व्याप्ति ज्ञान को लिया, तो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है, पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है, तो तत्व दोष में चला जाएगा। इस प्रकार से सारे दोष में लक्षण समन्वय करना चाहिए। ठीक, तो ग्रंथकार ने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर तेन च व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध क्रियते। ठीक,
असाधारणः साध्यासमानाधिकरणो हेतुः तेन साध्य सामानाधिकरण ग्रह प्रतिबद्धते। अब साधारण के बाद दूसरा जो हेत्वाभास है, प्रथम हेत्वाभास के अंतर्गत जो दूसरा हेत्वाभास है वह असाधारण है। तो असाधारण का लक्षण है साध्या समानाधिकरणो हेतु। ठीक, जब हेतु साध्य का असमानाधिकरण हो जाता है तो वहां पर असाधारण नाम का दोष होता है। वो क्या करता है, असाधारण नाम का दोष का जब ज्ञान हो जाएगा तब साध्य सामानाधिकरण ग्रह प्रतिबद्धते। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। हमारा उदाहरण है शब्दों नित्य शब्दत्वात्। कोई व्यक्ति शब्द में नित्यत्व सिद्ध करना चाहता है शब्दत्व हेतु के द्वारा, तो उसको व्याप्ति ज्ञान चाहिए। व्याप्ति ग्रह होगा तो अनुमिति होगी। तो व्याप्ति ग्रह कई प्रकार के हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर सिद्धांत व्याप्ति को लेंगे। जब हम असाधारण में लक्षण घटा रहे होते हैं तो प्रतिबद्ध जो हमको लेना होता है वो हम लेते हैं सिद्धांत व्याप्ति ग्रह को। सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान लेना है। तो सिद्धांत व्याप्ति क्या है, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम। ठीक है, हमने उसका लंबा चौड़ा परिष्कार पढ़ा है। तो सामान्य प्राथमिक जो उसका लक्षण बनता है हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम। तो ये तो हो गया शब्दत्व। शब्दत्व व्यापक नित्यत्व समानाधिकरणम शब्दत्वम, यही व्याप्ति ग्रह है। ठीक है, हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतु। हेतु में हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण ग्रह होना चाहिए। तो शब्दत्व में शब्दत्व व्यापक नित्यत्व सामानाधिकरण ग्रह होना चाहिए, तब जाकर के शब्दों नित्य इस प्रकार की अनुमिति की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक, किंतु यहाँ पर हमको पहले से क्या ज्ञान है कि नित्यत्व समानाधिकरणम शब्दत्वम। शब्दत्व जो हमारा हेतु है वो नित्यत्व का असमानाधिकरण है, क्योंकि शब्द तो शब्द में रहता है और कोई भी शब्द नित्य नहीं होता। शब्द कंठ तालु की अभिघात से उस शब्द उत्पन्न होता है, तो जो भी उत्पन्न होता है उसका विनाश हो जाता है। विभु विशेष गुण जो होते हैं वो सत्तरवर्ती विशेष गुण के द्वारा उनका विनाश हो जाता है। तो शब्द प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में शब्द रहता है और तृतीय क्षण में शब्द का विनाश हो जाता है। तो शब्द क्षणिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जब शब्द में क्षणिकत्व गृहीत हुआ तो शब्द में है, उसमें नित्यत्व नहीं है। तो नित्यत्व और शब्दत्व दोनों एक अधिकरण में नहीं रहते। दोनों एक अधिकरण में रहते तो शब्दत्व और नित्यत्व दोनों समानाधिकरण होते, किंतु कोई भी एक ऐसा अधिकरण नहीं है जहाँ शब्दत्व रहे और नित्यत्व भी रहे। अतः शब्दत्व नित्यत्व का असमानाधिकरण है। इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ हमको, ये हो गया असाधारण्य ग्रह साध्या समानाधिकरणों हेतु। ठीक है, जब आपको साध्या समानाधिकरण हेतु ज्ञान हो जाएगा, नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्वम, तो यहाँ पर व्याप्ति के अंश में नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्वम ये ज्ञान चाहिए। शब्दत्व व्यापक नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्वम। जब आपको पहले से नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्वम इस प्रकार का असाधारण ग्रह है, उस समय में नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्वम इस प्रकार का व्याप्ति ग्रह उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तेन साध्य सामानाधिकरण ग्रह प्रतिबद्धते। आगे बढ़ते हैं। यथा शब्दो नित्य शब्दत्वाद इत्यादो असाधारण्यम, शब्द अनित्य शब्दत्वाद इत्यादो तो असाधारण्य भ्रमः। ठीक, अब ये किसी का मत है, यहाँ ग्रंथकार ने कोष्टक में इसको रखा है, किंतु कोई बात नहीं, हम लोग जान लेते हैं। शब्दो नित्य शब्दत्वाद यहाँ पर असाधारण्य होता है। और कुछ और यदि हमने शब्द अनित्य शब्दत्वाद ऐसा अनुमान बनाया तो क्या होगा, ये प्रश्न है। शब्द अनित्य शब्दत्वात् ऐसा यदि हम अनुमान बनाते हैं, हमने यहाँ भी बनाया शब्द नित्य शब्दत्वात्। यदि हम कहेंगे शब्द अनित्य शब्दत्वात्, तो वहां पर असाधारण्य होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वास्तव में हम विचार करें, यहाँ पर जब नित्यत्व के जगह पर अनित्यत्व साध्य होगा तो शब्दत्व जहां जहां रहता है वहां पर अनित्यत्व रहता है। अतः शब्दत्व हेतु वास्तव में सद हेतु है। किंतु पक्ष भी हमने शब्द को बनाया है, तो शब्द पक्ष होने के कारण इसमें जो अनित्यत्व साध्य है वो संदिग्ध हो जाता है, उसका भी निश्चय नहीं रहता है उसमें। ठीक, अतः जो अनित्यत्व साध्य है वो कहाँ निश्चित है? घटपट आदि में, और वहां पर शब्दत्व नहीं रहता। तो जो साध्य है अनित्यत्व, उस अनित्यत्व का असमानाधिकरणम शब्दत्वम, ऐसा असाधारण ग्रह तो वहां पर हो जाएगा। तो वहां पर भी व्याप्ति ग्रह का प्रतिबंध होगा, तो वहां भी यथावास होना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है। इसके लिए ग्रंथकार ने यहाँ पर लिख दिया
कि यहाँ पर किसी को ऐसा ग्रह होता है, तो ये असाधारण्य नहीं है, असाधारण्य का भ्रम है। ठीक है। जिस प्रकार सठ प्रतिपक्ष स्थल में विरोधी परामर्श जो भ्रमात्मक परामर्श है वो अनुमिति का प्रतिबंधक होता है, होने पर भी हेतु दुष्ट नहीं होता, वहां पर वास्तव में दोष नहीं होता। उसी प्रकार से किसी को ऐसा ज्ञान हो गया अनित्यत्व समानाधिकरणम शब्दत्वम, तो ये भ्रमात्मक ज्ञान है। ब्रह्म विषय विशिष्ट जो होता है वो प्रसिद्ध नहीं होता है, अतः तत्र न दोषः। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं अन्यतु कह करके यहाँ पर प्राचीनों का जो मत है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्राचीन क्या मानते हैं कि जो असाधारण नाम का हेत्वाभास होता है वो भी अनित्य दोष है। जिस प्रकार सठ प्रतिपक्ष अनित्य दोष होता है उसी प्रकार से असाधारण नाम का जो हेत्वाभास है वो भी अनित्य दोष है। अतः वो लक्षण दूसरा बनाते हैं। नवीनों ने जो लक्षण बनाया साध्या समानाधिकरण हेतु, यह साधारण्य का स्वरूप हो गया, लक्षण हो गया। अब जो प्राचीन है अन्यतु, वो लोग क्या कहते हैं, अन्यतु वदन्ति, किम वदन्ति, सपक्षावृत्ति असाधारण, वह हेतु जो सपक्ष में न रहता हो उसको असाधारण कहते हैं। ठीक। अब यही उदाहरण ले लीजिए, शब्दों नित्य शब्दत्वात्, इसको लीजिए। तो साध्य हमारा क्या है, नित्यत्व। सपक्ष किसको कहते हैं, सपक्ष निश्चय साध्यवान। ठीक है। तो नित्यत्व का निश्चय कहाँ है, आकाश आदि में है, आत्मा में है, काल में है, उन सब में कहीं पर भी शब्दत्व नहीं रहता। ठीक है। तो सपक्ष हुआ गगन आदि, उनमें शब्दत्व नहीं रहता, तो सपक्ष में अवृत्ति हो गया, अतः यह असाधारण हो गया। किंतु शब्द अनित्य शब्दत्वात्, यहाँ पर तथा तो शब्द अनित्य शब्दत्वात्, यहाँ पर पक्ष शब्द है, साध्य अनित्यत्व है, हेतु है शब्दत्व। तो यहाँ सपक्ष कौन है, जहां पर अनित्यत्व का निश्चय है। अनित्यत्व का निश्चय कहाँ है, शब्द में तो अभी है नहीं, तो अनित्यत्व का निश्चय घटादि में है, घटादि में शब्दत्व नहीं रहता, तो सपक्ष में न रहने के कारण यह शब्दत्व हेतु असाधारण हो गया। अब जिस समय में पक्ष में शब्द में अनित्यत्व का निश्चय हो गया, उपाय अंतर के द्वारा, अन्य युक्तियों के द्वारा हमने बाद में जान लिया कि शब्द वास्तव में अनित्य है। तो जिस समय में शब्द में यदा पक्षे शब्दे साध्य निश्चय, अनित्यत्व का जब निश्चय हो जाता है, उस समय में तो ये जो शब्द है, जो पक्ष था, वो वास्तव में सपक्ष हो गया। अब निश्चय साध्यवान सपक्ष है, जहां पर साध्य का निश्चय होता है वही सपक्ष है। तो शब्द में ही, पक्ष में ही जब अनित्यत्व का निश्चय हो गया, तो जो शब्द वो सपक्ष भी बन गया, उस सपक्ष में शब्दत्व हेतु रहता है, तदा न असाधारण्यम तत्र हेतुर निश्चयात् इति वदन्ति। ठीक है। तो जो अन्यतु है, प्राचीन है, वो क्या मानते हैं कि जब तक पक्ष में साध्य का संदेह है तब तक असाधारण दोष होता है, सद हेतु होने पर भी। और जब पक्ष में साध्य का निश्चय हो जाएगा तो जो पक्ष है वो सपक्ष होने के कारण सपक्ष में वृत्ति हेतु हो जाता है, सपक्ष वृत्ति नहीं होता है, तब तदा न असाधारण्यम। ठीक है। तो ये प्राचीनों के मत को भी आपने जान लिया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुपसंहारी च अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्य कार्य अनेन व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध क्रियते। ठीक। अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्य कार्य, अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यम। ठीक है। अत्यंता भावा प्रतियोगी हेतु, जो यथा योग्य जो मिले उसको हम लेंगे। हम लोग उदाहरण लेते हैं, सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वात्। सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वात्, सब कुछ अविधेय है। अविधेय का अर्थ होता है अविधा का विषय। तो सर्वम अविधेयम, सर्व में सर्वत्वावच्छिन्न में अविधेयत्व की सिद्धि करनी है प्रमेयत्व हेतु के द्वारा। ठीक। अब हमको व्याप्ति ग्रह करना है, तो जब हम अनुपसंहारी में लक्षण घटा रहे होते हैं उस समय में हम जो व्याप्ति लेंगे वो व्यतिरेक व्याप्ति लेंगे। ठीक है। अभी तक आपको समझ में आया। जब हम साधारण में लक्षण घटाना होता है हमको, तब हम व्याप्ति से किसको लेंगे, जो प्रतिबद्ध से पूर्व पक्षी व्याप्ति को लेंगे। जब हम असाधारण में लक्षण घटाते हैं तो हम व्याप्ति से लेंगे सिद्धांत व्याप्ति को। ठीक है। प्रतिबद्ध जो अनुमित शब्द से, अनुमित तत्करण अन्य तरह से हम व्याप्ति ज्ञान को वहां पर लेते हैं, तो सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान को लेते हैं। अब हम जब अनुपसंहारी में लक्षण घटाने जा रहे हैं उस समय हमको व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को लेना है प्रतिबद्ध कोटि में। ठीक है। ठीक। तो आप देखिए, तो व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण है साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। साध्या भाव का व्यापकी भूत जो अभाव है उसका प्रतियोगी
हेतु हो जाता है तो वहां पर लक्षण समन्वय हो जाता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, पर्वतो वन्यमान धूमात में हम लोग घटा लेते हैं, तो साध्य हो गया बन्नी, साध्या भाव बन्य भाव, बन्य भाव का व्यापकीभूत अभाव, यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, हेतु का जो अभाव है वही व्यापकीभूत अभाव मिल जाएगा, तभी लक्षण घटेगा, क्योंकि प्रतियोगित्व तो हेतु में ले जाना है। तो साध्य हो गया बन्नी, साध्या भाव बन्य भाव, बन्य भाव का व्यापकीभूत अभाव धूमा भाव, यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव। इस प्रकार धूमा भाव बन्य भाव का व्यापक हो जाता है। ठीक है, तो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव हो गया धूमा भाव, उसका प्रतियोगी हो गया धूम, प्रतियोगी तो धूम में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, अविधेयत्वा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी प्रमेयत्वम। जैसे पर्वतो उन्नयन धूमाद में बन्य भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी धूम, इस प्रकार के व्याप्ति ग्रह के रहने पर पर्वतो बन्यमान इस अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वात्, यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति करनी हो तो इसका कारणीभूत जो व्याप्ति ग्रह होगा उसका आकार बनेगा अविधेयत्वा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी प्रमेयत्वम। साध्य अविधेयत्व है, साध्या भाव अविधेयत्वा भाव, उसका व्यापकी भूता भाव प्रमेयत्वा भाव होना चाहिए, उसका प्रतियोगी प्रमेयत्व होना चाहिए। इस प्रकार का जो व्याप्ति ग्रह है सर्वम अविधेयम इस प्रकार की अनुमिति के प्रति कारण है। किंतु हमको क्या ज्ञान है पहले से, अनुपसंहारित्व ग्रह है, अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यम, अत्यंता भावा प्रतियोगी अविधेयत्वम। हमारा जो साध्य अविधेयत्व है वो केवलान्वयी है, केवलान्वयी अर्थात अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम, जो अत्यंता भाव का अप्रतियोगी होता है। ठीक है, जो सर्वत्र विद्यमान होता है उसको हम केवलान्वयी कहते हैं। हमारा यहाँ पर जो साध्य है अविधेयत्व वो केवलान्वयी है, अर्थात अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है, उसका अत्यंताभाव नहीं मिलता। घट का अत्यंताभाव मिलता है तो घट अत्यंताभाव का प्रतियोगी है, अविधेयत्वम नास्ति, ऐसा अत्यंताभाव कहीं मिलता नहीं, वो अप्रसिद्ध है, अतः अत्यंताभाव का अप्रतियोगी हो गया अविधेयत्व। जब हमको ज्ञान हो गया अविधेयत्वम अत्यंताभाव प्रतियोगी, अब हमको व्याप्ति ग्रह क्या करना है, अविधेयत्व भाव का व्यापकीभूत अभाव हमको चाहिए। अब जब अविधेयत्व भाव तो मिल ही नहीं रहा है ना, अविधेयत्व का अभाव होता ही नहीं, क्योंकि अविधेयत्व तो अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है। इस प्रकार का जब हमको अनुपसंहारित्व ग्रह हो जाएगा तो अविधेयत्व का अभाव ही गृहीत नहीं होगा, तो अविधेयत्व भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी प्रमेयत्वम, ये व्याप्ति ग्रह तो दूर की बात है। ठीक है, इस प्रकार से जो अनुपसंहारित्व ग्रह होता है वह व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह का प्रतिबंधक होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। अनुपसंहारी में थोड़ा सा संदेह होता है लोगों को। घट अविधेय प्रमेयत्वात्, यह उदाहरण हमने पढ़ा है जब हमने तर्क संग्रह में पढ़ा था, लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी। तो केवल अन्वयी का जो उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, घट अविधेय प्रमेयत्वात् ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो प्रमेयत्व हेतु है वो तो सद हेतु है, केवलान्वयी हेतु है अर्थात सद हेतु है। अब हम जब अनुपसंहारी पढ़ते हैं तब भी हम सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वात् को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को संदेह होता है कि वास्तव में सद हेतु है कि असद हेतु है। थोड़ा हम विचार करें तो लगता है कि वास्तव में सद हेतु है, क्योंकि जहां जहां प्रमेयत्व होता है वहां पर अविधेयत्व होता है। ठीक, तो फिर आपने इसको अनुपसंहारी में क्यों गिनाया, ये समस्या आती है, प्रश्न आता है। तो इसमें समझना क्या है वास्तव में कि जब अविधेयत्व में अत्यंता भावा प्रतियोगित्व ग्रह हो जाता है, अनुपसंहारित्व का ग्रह हो जाता है, तो ये जो ग्रह है वो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है, और वास्तव में पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंधक होता है, क्योंकि पूर्व पक्ष व्याप्ति भी साध्यवद अन्यावर्तित्वम, तो साध्यवद अन्य यहाँ पर मिलेगा नहीं। ठीक है, किंतु जो सिद्धांत व्याप्ति है वो घट जाता है। ये तो व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, आपने व्याप्ति पढ़ा, तो व्याप्ति में भी पूर्व पक्षी व्याप्ति का जब समापन हम कर रहे थे तो केवलान्वय साध्य के स्थल में ही अव्याप्ति का प्रदर्शन किया गया, फिर हमने सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण किया। तो जब हम सिद्धांत व्याप्ति को घटाते हैं तो व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, तो यहाँ पर लक्षण घट जाता है। ठीक है, तो ये तो सद हेतु है, फिर आप अनुपसंहारी में इसको क्यों ले रहे हैं, इस प्रकार की समस्या होती है। तो वास्तव में जब हम सर्व को पक्ष बनाते हैं, सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वात्, घट अविधेय प्रमेयत्वात् कहेंगे तो ये सद हेतु है। ठीक है, यद्यपि अनुपसंहारित्व ग्रह हो जाएगा, व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह का प्रतिबंध हो जाएगा, किंतु सिद्धांत व्याप्ति ग्रह होकर के अनुमिति की उत्पत्ति वहां पर हो जाती है।
समस्या कहाँ पर है, जब हम सर्व का पक्ष बनाते हैं तो सर्वत्र साध्य का भी संदेह है, तो अविधेयत्व का अभी कहीं पर निश्चय नहीं है। तो हम व्याप्ति ग्रह करेंगे कि दो प्रकार की व्याप्ति होती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। हेतु और साध्य की जो व्याप्ति है वो अन्वय व्याप्ति है, यत्र यत्र हेतु तत्र साध्यम। और साध्याभाव और हेत्वाभाव की जो व्याप्ति है वो व्यतिरेक व्याप्ति है, यत्र यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव हम। ठीक है। यहाँ पर किंतु व्याप्ति ग्रह होता है किसी न किसी उदाहरण में, यत्र धूमः तत्र बन्निर यथा महानसम, यत्र बन्निर नास्ति तत्र धूमः नास्ति यथा रथः। किंतु यहाँ पर सर्व ही पक्ष के अंतर्गत आ जाने के कारण यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी हमको व्याप्ति ग्रह नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अन्नम भट्ट ने बहुत बढ़िया लक्षण बनाया है, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहे तो अनुपसंहारी, है ना, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहे तो अनुपसंहारी। तो फलतः हमको वहीं तक जाना चाहिए, वही लक्षण ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विरुद्धस्तु साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी अयम साध्याभाव ग्रह सामग्रित्वेन प्रतिबंधकः। अब आया विरुद्ध नाम का एतावास है। साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी विरोध, ये विरोध दोष है। ठीक, अब देखिए घटाते हैं। शब्दों नित्य कार्यत्वात्, ये हमारा उदाहरण है। तो शब्द में नित्यत्व कोई सिद्ध कर रहा है, हेतु उपस्थापित किया गया है कार्यत्वम, तो कार्यत्व हेतु के द्वारा शब्द रूप पक्ष में नित्यत्व सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर भी व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह लेना है। जब आप विरुद्ध में लक्षण घटा रहे होते हैं अथवा विरोध दोष में लक्षण घटा रहे होते हैं तो प्रतिबद्ध जो ज्ञान आप लेंगे वह व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह लेंगे। तो यहाँ पर यदि व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह होगा तो उसका आकार क्या होगा, तो व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह का आकार हम जानते हैं, साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम, वो हेतु में गृहीत होना चाहिए, अर्थात साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतु। तो यहाँ पर साध्य नित्यत्व, तो साध्याभाव नित्यत्वाभाव, नित्यत्वाभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्वम, कार्य तो हेतु है। इस प्रकार का व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह यदि होगा तो परामर्श होकर के फिर शब्दों नित्य इस प्रकार की अनुमति हो सकती है। किंतु हमको पहले से क्या ज्ञान है, विरोधक ज्ञान है, साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतु ऐसा, अर्थात नित्यत्व व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्वम, इस प्रकार का विरोधक ग्रह है। ठीक है, इसको समझिए। नित्यत्व व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्वम, अर्थात नित्यत्व व्यापकी भूताभाव से हम किसको लेंगे, कार्यत्वाभाव, क्योंकि तभी ना प्रतियोगी कार्यत्व बनेगा। तो यत्र यत्र नित्यत्वम तत्र तत्र कार्यत्वाभाव, ये व्याप्ति है। यत्र यत्र नित्यत्वम तत्र तत्र कार्यत्वाभाव, हम लोग सब जानते हैं जहां नित्यत्व है आकाश आदि में, काल में, परमाणु में, तत्र तत्र कार्यत्वम नास्ति। कार्य उसको कहते हैं जो प्राग भाव का प्रतियोगी है, जो उत्पन्न होता है उसको कार्य कहते हैं। जहां पर नित्यत्व होगा आकाश आदि में, वहां पर कार्यत्व की संभावना नहीं है। तो यत्र यत्र नित्यत्वम तत्र तत्र कार्यत्वाभाव, इस प्रकार की व्याप्ति वास्तव में बनती है। अतः नित्यत्व व्यापकी भूताभाव कार्यत्वाभाव उसका प्रतियोगी कार्यत्व है। तो ये जो विरोधक ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है। जब आपका विरोधक ग्रह हो जाएगा उस समय में नित्यत्वाभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्वम, ऐसा ज्ञान होगा। ठीक है, जब आपको कार्यत्व हेतु में, कार्यत्व हेतु कैसा है, नित्यत्व का व्यापकी बुद्ध भाव उसका प्रतियोगी है, ऐसा जब आपको ज्ञान है जिस समय में, उस समय में नित्यत्वाभाव का व्यापकी बुद्ध भाव उसका प्रतियोगी कार्यत्व है, अर्थात कार्यत्वाभाव नित्यत्वाभाव का व्यापक है। जब आपको ज्ञात है कि कार्यत्वाभाव नित्यत्व का व्यापक है तो उस समय में नित्यत्वाभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्वम, इस प्रकार का व्याप्ति ग्रह उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह का प्रतिबंधक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ते पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। किंतु मुक्तावलीकार दूसरी बात बताते हैं, अयम साध्याभाव ग्रह सामग्रित्वेन प्रतिबंधकः। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबंधकता है वो साध्याभाव ग्रह सामग्रित्वेन है। ठीक, अब देखिए पहले आगे की ग्रंथ पढ़ लेते हैं। सत्प्रतिपक्ष हेतु प्रतिहेतु साध्याभाव साधक, अत्र तु एकैव हेतुरिति विशेषः, साध्याभाव साधक एव हेतुः साध्य साधकत्वेन उपन्यस्त इति अशक्ति विशेषोपस्थापकत्वाच्च विशेषः। ठीक, पहले हमको समझना क्या है, अयम साध्याभाव ग्रह सामग्रित्वेन प्रतिबंधकः, ये जो ग्रंथकार ने कहा है, अयम साध्याभाव ग्रह सामग्रित्वेन प्रतिबंधकः, अयम माने जो विरोध दोष है वो साध्याभाव ग्रह सामग्री होने के कारण प्रतिबंधक है। कैसे, अब देखिए एक मैं उदाहरण आपको देता हूं।
व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह जब हमको करना है तो व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह का आकार क्या है? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतु, हेतु का हमको प्रवेश कराना है। ठीक है, ये व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह है। कब, कैसे? जैसे मान लीजिए पर्वतो वन्यमान धूमात हमको अनुमति करनी है, तो बन्नी को हमने साध्य बनाया, तो बन्नी की व्याप्ति धूम में है, तो धूम हेतु में बन्नी की व्याप्ति है, तो बन्नी की जो व्याप्ति होगी उस व्याप्ति का आकार क्या होगा? व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह का आकार हमको बनाना है, तो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी हेतु कहने पर हम उसका आकार बनाएंगे बन्य भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी धूमा। ठीक है, बन्य भाव का व्यापकी भूता भाव धूमा भाव है, उसका प्रतियोगी धूम है, ये हो गया व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह। उसी प्रकार से यहीं पर लीजिए शब्दों नित्य कार्यत्वात् में नित्यत्व की व्याप्ति कार्यत्व में है, हमको देखना है, तो उसका आकार हम क्या बनाएंगे? जो हमने बनाया है नित्यत्वा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी कार्यत्वम। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब विरोधक ग्रह का आकार देखिए, विरोधक ग्रह क्या है? नित्यत्व व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी कार्यत्वम, अर्थात साध्य व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी हेतु। जब आप साध्य व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी हेतु बोलते हैं, वो भी वास्तव में व्याप्ति ग्रह ही आप बोल रहे हैं, व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह ही बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे? साध्य व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी तो ये तो विरोध है, तो साध्य की जो व्याप्ति होती है, ध्यान से समझिए शब्दों पर, साध्य की जो व्याप्ति होती है वो होती है साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, ये साध्य की व्याप्ति है। तो साध्या भाव की व्याप्ति क्या होगी? साध्या भाव की व्याप्ति होती है साध्या भावा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, अर्थात साध्य व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। यही तो विरोध है, साध्य व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व जो हेतु में जा रहा है। ठीक है, तो जो विरोध है वास्तव में विरोध का जो ज्ञान होता है वो साध्याभाव का व्याप्ति ज्ञान के बराबर होता है। विरोध ज्ञान इक्वल टू साध्याभाव व्याप्ति ज्ञान। ठीक, अब आपको जिस समय में साध्याभाव का व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा हेतु में, अर्थात हेतु जो है वो साध्याभाव का व्याप्य है। ठीक, आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, वही लिखा उन्होंने, जो हेतु साध्याभाव का व्याप्य होता है। विरोध स्थल में यही होता है, जो हेतु होता है वो साध्य का व्याप्य न होकर के साध्याभाव का व्याप्य होता है, तो यहाँ पर साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत हो जाती है। तो जिस हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो व्याप्ति ग्रह साध्याभाव की अनुमति कराएगा ना, तो साध्याभाव की जो व्याप्ति है वो साध्याभावानुमिति की सामग्री है, तो साध्याभाव ग्रह की सामग्री होने के कारण, तो जो साध्याभाव ग्रह की सामग्री होती है वो साध्यानुमिति के प्रति प्रतिबंधिका होती है ना। विरोधी का जो जनक होगा वो विरोधी हो जाएगा। सत प्रतिपक्ष में हमने देखा दो विरोधी जो परामर्श होते हैं वो परस्पर दूसरी अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक होते हैं। उसी प्रकार से जो विरुद्ध हेतु है, विरुद्ध स्थल में जो हेतु है उस हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति होती है, तो साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत हो जाने के कारण वो जो ज्ञान है विरोध ज्ञान वो अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रंथकार ने व्याख्या किया है। किंतु इस प्रकार की व्याख्या करने पर एक प्रश्न उपस्थित हो गया। क्या प्रश्न उपस्थित हुआ? सत प्रतिपक्ष में भी विरोधी जो व्याप्ति ज्ञान है, क्योंकि सत प्रतिपक्ष में देखिए, सत प्रतिपक्ष में हमने क्या किया था पहले कि ये उदाहरण हमने इस पर चर्चा की थी, तो पर्वतो वन्यवान धूमात पर्वतो वन्य भावान पाषाणमयत्वात्, ये दो जब स्थिति होती है, दो पक्ष उपस्थित होते हैं तब सत प्रतिपक्ष होता है। ठीक है, एक कहेगा पर्वतो वन्यवान, दूसरा कहेगा पर्वतो वन्य भावान। ठीक है, एक का परामर्श है वन्य व्याप्य धूमान पर्वतः, दूसरे का परामर्श है वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्वान पर्वतः। यहाँ पर वन्य भाव की व्याप्ति गृहीत हो रही है, तो विरोधी व्याप्ति ज्ञान होने के कारण विरोधी परामर्श विरोधी व्याप्ति ज्ञान से घटित है, तो ये जो ज्ञान है वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्वान पर्वतः, ये जो परामर्श है पर्वतो वन्य भावन अनुमिति के प्रति, ये पर्वतो वन्यवान इस अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक है। क्यों प्रतिबंधक है? क्योंकि यह जो परामर्श है, यह जो ज्ञान है, ये विरोधी जो अनुमिति है पर्वतो वन्यवान इस अनुमिति की जो विरोधी अनुमिति पर्वतो वन्य भावन अनुमिति उसकी सामग्री है, तो विरोधी अनुमिति के सामग्री होने के कारण ये प्रतिबंधक है। उसी प्रकार से वन्य व्याप्य धूमान पर्वत जो ज्ञान है वो पर्वतो वन्य भावान इस अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक है। क्यों? पर्वतो वन्य भावान इस अनुमिति के जो विरोधी ज्ञान है पर्वतो वन्यमान, उस विरोधी ज्ञान के प्रति यह सामग्री है, कारण है। अतः विरोधी ज्ञान का, विरोधी ग्रह का जो सामग्री होता है वह प्रतिबंधक होता है। ठीक है, जैसे कि सत प्रतिपक्ष में हमने देखा, उसी प्रकार से विरोध में क्या हुआ? विरोध स्थल में भी जो विरोधक ग्रह है वास्तव में वो साध्याभाव ग्रह की सामग्री रूप बन गया, अतः
वो प्रतिबंधक बन रहा है। किंतु प्रश्न क्या है कि अब सत प्रतिपक्ष और विरोध में अंतर क्या रह गया? फिर सत प्रतिपक्ष भी साध्याभाव ग्रह सामग्रित्व प्रतिबंधक होता है, और जो विरोध है वो भी साध्याभाव ग्रह सामग्रित्व प्रतिबंधक होता है। तो सत प्रतिपक्ष और विरोध में अंतर नहीं रह जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। ये हो गया प्रश्न। इस प्रश्न का समाधान ग्रंथकार कहते हैं, सत प्रतिपक्ष हेतु प्रति हेतु साध्याभाव साधक। सत प्रतिपक्ष और विरोध में यह अंतर है कि सत प्रतिपक्ष स्थल में दो अलग अलग अनुमान होते हैं, दो भिन्न भिन्न हेतु होते हैं। तो जो साध्याभाव का साधक हेतु होता है वो प्रति हेतु होता है। ठीक है, साध्याभाव का साधक जो हेतु होता है वो प्रति हेतु होता है। अत्र तु विरोध स्थल में तो एक हेतु, वही हेतु। ठीक है, जिस हेतु को कार्य हेतु को हमने साध्य को सिद्ध करने के लिए रखा है वही साध्याभाव का साधक होता है ना। वास्तव में ये जो हेतु है, कार्य हेतु है, वो साध्याभाव का साधक है। साध्याभाव को सिद्ध करने में समर्थ है, किंतु साध्य को सिद्ध करने के लिए हमने रखा है। साध्याभाव का व्याप्य है, हम चाहते हैं कि साध्य का व्याप्य बने। ठीक है, तो साध्याभाव का जो साधक हेतु है उसको साध्य साधकत्वेन उसका उपन्यास किया गया है। इति अशक्ति विशेषोपस्थापकत्वाच्च विशेष, अशक्ति विशेष का उपस्थापक है। देखिए इसका अर्थ क्या है, जब किसी हेतु में अयम सत्प्रतिपक्षितः, अयम हेतु सत्प्रतिपक्षितः इस प्रकार के दुष्टत्व ज्ञान होने पर भी उसमें अशक्ति विशेष का उपस्थापन नहीं होता। कदाचित वो समर्थ भी हो सकता है, क्योंकि सत्प्रतिपक्ष स्थल में एक जो हेतु होता है वो समर्थ होता है। किंतु जब हमको ज्ञान हो गया कि अयम हेतु विरुद्ध, कार्य हेतु विरुद्ध, ऐसा कहने से ही वो निर्णित हो जाता है ये इसमें असामर्थ्य है। ठीक है, तो ये सत्प्रतिपक्ष और जो विरुद्ध है इन दोनों का भेद है। इन दोनों में क्या भेद है? क्या यद्यपि समानता है। ठीक है, दोनों जो दोष के ज्ञान होते हैं वो साध्याभाव ग्रह सामग्रित्व में प्रतिबंधक होते हैं, यद्यपि फिर भी दोनों में कुछ भेद है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सत्प्रतिपक्ष। तो हमने सभ्य विचार पढ़ा, विरुद्ध को हमने जान लिया, और तीसरा जो हेतावास है वो है सत्प्रतिपक्ष। तो सत्प्रतिपक्ष का लक्षण आप जानते हैं पहले से, सत्प्रतिपक्ष साध्याभाव व्याप्यमान पक्ष। ठीक, साध्याभाव व्याप्यवत पक्ष जो होता है सत्प्रतिपक्ष होता है। इसी को पहले घटाते हैं। तो ये उदाहरण आप जानते हैं, पर्वतो वन्यवान धूमात, पर्वतो वन्य हवान पाषाण में दो भिन्न भिन्न परामर्श है। ठीक, अब तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदाभाव व्यापकता निश्चय की प्रतिबंधकता होती है। ठीक, तो हमने सत्प्रतिपक्ष की खूब चर्चा पहले की है। तो ये जो वन्य भाव व्यापक पाषाण में तो पर्वत जो निश्चय है, ये जो विरोधी परामर्श है, ये पर्वतो वन्यवान अनुमति के प्रति तदा भाव व्यापकता निश्चय रूप है। अब देखिए साध्या भाव व्यापवान पक्ष, ये जो सत्प्रतिपक्ष रूप है, वन्य भाव व्याप्य पाषाण में पर्वत, पर्वतो वन्यवान इस अनुमति के प्रति वन्य भाव व्याप्य पाषाण में पर्वत जो निश्चय है, ये साध्या भाव व्यापवान पक्ष इत्याकार निश्चय है। और पर्वतो वन्य भावान इस अनुमति के प्रति वन्य व्याप्य धूमान पर्वत जो निश्चय है, यह साध्याभाव व्यापवान पक्ष इत्याकार का निश्चय है। तो दोष ज्ञान रूप बन जाते हैं। विरोधी जो परामर्श होता है वो दोष ज्ञान रूप बन जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रतिबंधकता बनती है, लक्षण घट जाता है। आप पहले से जानते हैं, हमने सत प्रतिपक्ष पर खूब चर्चा की है। अब यहाँ पर एक समस्या आती है, विशिष्ट विषय का तो नहीं बनता है, तो कैसे ले जाएंगे? दोनों हेतु दुष्ट है कि नहीं दुष्ट है? तो प्राचीनों की और नवीनों की जो इसमें विवाद है उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, इसलिए ये तो व्याख्या यहाँ भी हमको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किंतु अन्य बाकी लोग कुछ दूसरा लक्षण बनाते हैं। बाकी लोग वास्तव में जो देखिए सत्प्रतिपक्ष में दो प्रकार से हमको देखना होता है। एक का मत है कि साध्या भाव व्यापवान पक्ष है, शायद ज्ञान हो जाएगा तो सत्प्रतिपक्ष हो जाता है। तो सत्प्रतिपक्ष होने के लिए जरूरी नहीं है कि दो हेतु हों, दो अनुमान हो। सामान्यतः सत्प्रतिपक्ष दो अनुमान के रहने पर, दो विरोधी परामर्श के रहने पर, दो विरोधी हेतुओं के रहने पर सत्प्रतिपक्ष होता है। किंतु नवीन का कहना ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही जो हेतु भी रहे तो उस समय पर भी यदि साध्या भाव व्यापवान पक्ष से यदि ऐसा ज्ञान है तो वहां पर सत्प्रतिपक्ष बनता है। ठीक है, किंतु प्राय सामान्यतः फिर भी ये जो साध्या भाव व्यापवान पक्ष ऐसा उपस्थापन विरोधी ही करता है, तो सत्प्रतिपक्ष में दो हेतु उपस्थित होते हैं। किंतु जो प्राचीन है अथवा जो अन्य है, जिनका यह कहना है कि दोनों हेतु दुष्ट होते हैं, जब हम साध्या भाव व्यापवत पक्ष को सत्प्रतिपक्ष बनाते हैं तब लक्षण समन्वय करने में समस्या होती है। दोनों हेतु में दुष्ट तो नहीं बन पाता है, इसको हमने पहले देखा है। इसलिए दूसरे लोग दूसरा लक्षण बनाते हैं। क्या लक्षण बनाते हैं? अगृहीता प्रामाण्यक साध्य व्याप्य वत्वोपस्थिति कालीन
अगृहीता प्रामाण्यक तद भाव व्यापकत्वोपस्थिति विषय सत्प्रतिपक्ष यदि अन्य, ये अन्यों का लक्षण है। इसको देखिए, अगृहीता प्रामाण्यक साध्य व्याप्यवत्वोपस्थिति, पहले लीजिए साध्य व्याप्यवत्वोपस्थिति, साध्य व्याप्यवान बन्य व्याप्य धूमान पर्वतः, ये हो गया साध्य व्याप्यवत्वोपस्थिति, साध्य व्याप्यवत्ता की उपस्थिति। उपस्थिति को कैसा होना चाहिए? अगृहीता प्रामाण्यक। ठीक, अगृहीता प्रामाण्य का अर्थ होता है जिसमें अप्रामाण्य ग्रह न हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ज्ञान लिया है, बन्य व्याप्य धूमान पर्वतः, ऐसा ज्ञान तो हुआ, किंतु इदम ज्ञानम अप्रमा, इसमें अप्रामाण्य ग्रह हो गया। ठीक, इदम ज्ञानम अप्रमा, इदम ज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्मत्व ज्ञान स्कंदित ज्ञान है, गृहीता प्रामाण्य का ज्ञान होता है। तो जिस ज्ञान में अप्रामाण्य ग्रह हो जाता है, इदम ज्ञानम अप्रमा, तब ये जो ज्ञान है वो अपने कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है। बन्य व्याप्य धूमान पर्वत परामर्श है, ये पर्वतो बन्यवान अनुमिति को उत्पन्न करने के लिए उपस्थित है। किंतु किसी को ज्ञान हो जाए कि बन्य व्याप्य धूमान पर्वत इदम ज्ञानम अप्रमा, इसमें अप्रामाण्य का ग्रह हो जाए, तब यह जो परामर्श है अपनी अनुमिति को उत्पन्न भी नहीं कर सकता, विरोधी अनुमिति को प्रतिबंध भी नहीं कर सकता। तो सबल होने के लिए अप्रामाण्य ग्रह होने पर वह निर्बल हो जाता है। सबल कब तक रहता है? जब तक अप्रामाण्य का ग्रह नहीं है। इन दोनों में से एक में तो अप्रामाण्य का ग्रह होना ही है। तो जब तक अप्रामाण्य का ग्रह नहीं है, अगृहीत अप्रामाण्यक, जिसमें अप्रामाण्य का ग्रह न हुआ हो, अगृहीतम अप्रामाण्यम यस्मिन तत्, अगृहीता प्रामाण्यक कौन? जो साध्य व्यापकत्व उपस्थिति परामर्श। हमको केवल इतना ही ज्ञान है, बन्य व्याप्य धूमान पर्वतः, इसमें अप्रामाण्य ग्रह नहीं है, अप्रामाण्य का अग्रह है, अगृहीत अप्रामाण्यक जो साध्य व्यापकत्व उपस्थिति। ठीक है, बन्य व्याप्य धूमान पर्वत इत्याकार उपस्थिति, उस समय में तत्कालीन उसी काल में अगृहीता प्रामाण्यक तदा भाव व्यापकत्व उपस्थिति भी है। बन्य भाव व्याप्य पाषाण पर्वत तदा भाव साध्या भाव व्यापकता की भी उपस्थिति है। वह जो उपस्थिति है वह भी अगृहीता प्रामाण्यक है, इसमें अप्रामाण्य का ग्रह नहीं हुआ है। यदि यहाँ पर यदि किसी को हो जाए बन्य भाव व्याप्य पाषाण पर्वतः इदम ज्ञानम अप्रमा, तब तो इसमें अप्रामाण्य ग्रह हो जाएगा, तो यह परामर्श कमजोर हो जाएगा, तो स्व अनुमिति को भी उत्पन्न नहीं करेगा, विरोधी अनुमिति का प्रतिबंध भी नहीं करेगा। किंतु सत्प्रतिपक्ष जब तक है तब तक दोनों में अप्रामाण्य ग्रह नहीं हुआ रहता है। तो अगृहीत अप्रामाण्यक जो तदा भाव व्यापकत्व उपस्थिति, तार से उपस्थिति का विषय जो हेतु होगा, दोनों हेतु, पाषाण में हेतु भी होंगे और धूम हेतु भी होंगे, वो दोनों सत्प्रतिपक्ष होते हैं। ये दुष्टा का लक्षण हो गया सीधा, ये दोष का लक्षण नहीं हुआ, इति अन्य। ठीक है, एक किसी का अन्य का आप कह सकते हैं प्राचीनों का लक्षण है। ठीक, अत्र च परस्परा भाव व्यापकता ज्ञानात् परस्परानुमिति प्रतिबंध फलम। तो सत्प्रतिपक्ष का फल क्या है? अब नवीन के दृष्टिकोण से फिर वो व्याख्या कर रहे हैं, अन्य करके प्राचीनों का मत प्रदर्शित कर दिया, किंतु ग्रंथकार जो है नवीन के मत के हिसाब से ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक, तो जहां पर सत्प्रतिपक्ष होता है, तो सत्प्रतिपक्ष होने का अर्थ हुआ दोनों विरोधी परामर्श उपस्थित हैं और दोनों में अप्रामाण्य का ग्रह नहीं हुआ है, अर्थात दोनों सबल हैं। तो दोनों सबल होने के कारण यह जो परामर्श है इस अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक है, और यह जो परामर्श है इस अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक है। तो परस्परा भाव व्यापकता ज्ञानात लिखा ना, तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तद भाव व्यापकता निश्चय की प्रतिबंधकता होती है। इसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं। यहाँ पर परस्पर अभाव का व्यापकता का ज्ञान है। ठीक है, बन्य भाव व्यापकता का ज्ञान भी है, बन्य भावाभाव व्यापकता ज्ञान भी है, दोनों विरोधी परामर्श में हमको दिखता है वो। अतः परस्परानुमिति प्रतिबंध, अब दोनों परामर्श क्या करेंगे? विरोधी अनुमिति को उत्पन्न नहीं होने देंगे, तो कोई भी अनुमिति उत्पन्न यहाँ पर नहीं होगी। तो परस्पर अनुमिति का जो प्रतिबंध है वही सत्प्रतिपक्ष का फल है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दूषकता बीज। सत्प्रतिपक्ष का दूषकता बीज कौन है, क्या है? तो सत्प्रतिपक्ष का जो दूषकता बीज है वह है पर अनुमिति को उत्पन्न होने न देना, अनुमिति की अनुत्पत्ति। ठीक है, जैसे कोई पूछे साधारण जो हेत्वाभास है उसका दूषकता बीज क्या है, तो आप कहेंगे कि पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का वो प्रतिबंधक होता है। तो पूर्व पक्ष व्याप्ति ग्रह का प्रतिबंध करना ही उसका फल है, उसका दूषकता बीज है। तो ये यहाँ पर सब प्रतिपक्ष का चर्चा, सामान्य जो प्राथमिक चर्चा है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो इसका फल इन्होंने बता दिया ग्रंथकार ने, परस्परा भाव व्यापकता ज्ञान होने के कारण परस्पर अनुमिति का प्रतिबंध ही सत्प्रतिपक्ष का फल है। किंतु यहाँ पर एक रत्नकोशकार है। तो रत्नकोशकार कहते हैं कि यहाँ पर दोनों
परामर्श, विरोधी परामर्श के विद्वान होने के कारण एक संशयात्मक अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है। परोदो वन्यमान नवा, ये संशय अनुमिति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ आप देखिए मतभेद है। किस अंश में मतभेद है? तो नवीन का मत है कि यहाँ पर अनुमिति की अनुत्पत्ति होती है। सत प्रतिपक्ष स्थल में अनुमिति प्रतिबंध फल है, किंतु रत्नकोशकार कहते हैं कि अनुमिति की अनुत्पत्ति नहीं होती है, अनुमिति का परस्पर प्रतिबंध होता नहीं है, अपितु दोनों अनुमिति उत्पन्न हो जाते हैं। यह परामर्श भी अनुमिति को उत्पन्न कराएगा, यह परामर्श भी अपनी अनुमिति को उत्पन्न कराएगा। तो पर्वत में वन्यमान भी अनुमिति होगी, वन्य भावान अनुमिति भी उत्पत्ति होगी। तो एक ही धर्मी में दो विरुद्ध नाना धर्म जब भाषित हो जाते हैं, वो फलतः संशय बन जाता है। तो पर्वतो वन्यमान नवा इत्याकारक संशयानुमिति उत्पद्यते। पर्वतो वन्यमान नवा इत्याकारक संशयानुमिति उत्पद्यते, ऐसा रत्नकोशकार का कथन है। ठीक है, किंतु रत्नकोशकार का कथन तभी सिद्ध होगा जब वो सिद्ध कर सके कि ये जो तदभाव व्यापकता निश्चय की प्रतिबंधकता नहीं होती है। जब तक हम ये मान लें कि तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाव व्यापकता निश्चय की प्रतिबंधकता होती है, तब तो ये प्रतिबंधक जब विद्यमान है तब तो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो रत्नकोशकार क्या कहने जा रहे हैं कि देखो, ये जो नियम है आपका तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाव व्यापकता निश्चय की प्रतिबंधकता होती है, यह नियम प्रामाणिक नहीं है, इसमें व्यभिचार है। ठीक है, तो कई प्रकार के व्यभिचार का उपस्थापन यहाँ पर करेंगे। तो रत्नकोशकार का जो मत है उसका अध्ययन हम अगले कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए हम यही विश्राम रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके मन में अभी कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम।